हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर की जो भी सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों के लिए आज मैं आप लोगों के लिए 24 नवंबर का जो करंट अफेयर है उसको लेकर आया हूँ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने मिशन सागर चरण सेकंड के तहत अफ्रीकी देश सूडान को राहत सामग्री दी है। दोस्तों, क्या है मिशन सागर चरण सेकंड, इसके बारे में देखो तो दोस्तों चर्चा करते हैं। जो भारतीय नौसेना जहाज है ऐरावत, कौन सा? ऐरावत। ऐरावत जो है वो दोस्तों 100 टन खाद्य सामग्री लेकर जो है वो सूडान को राहत सामग्री उसने प्रदान की है। कितना? 100 टन। जो दोस्तों कोविड-19 से प्रभावित कंट्रीज हैं और जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कंट्री है उनको भारत सरकार ऐरावत जो जहाज है उसके द्वारा 100 टन खाद्य सामग्री पहुंचा रहा है। जिसमें दोस्तों ये जो मिशन सागर चरण सेकंड है इसमें दोस्तों मालदीव और मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, इन सभी कंट्रियों में ये दोस्तों भोजन और जो मेडिसिन वगैरह हैं, दवाइयाँ, ये पहुंचाई जा रही हैं। किसके तहत? मिशन सागर सेकंड के तहत। दोस्तों इसमें बात करूं तो भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत ने मिशन सेकंड के तहत प्राग में पोर्ट सूडान में प्रवेश किया है। मिशन सागर के तहत भारत वर्तमान में अपने मित्र देशों को कोविड-19 महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से उबरने की सहायता प्रदान कर रहा है। INS ऐरावत 100 टन की खाद्य सामग्री की खेप ले जा रहा था। दोस्तों आगे इसमें बात करूं तो दोस्तों मिशन सागर के तहत चरण सेकंड में INS शिप ऐरावत सूडान, जिबूती, दक्षिणी सूडान और ऑस्ट्रिया को खाद्य सामग्री पहुंचाएगा। दोस्तों ये पहुंचाएगा। अभी तक मालदीव है दोस्तों, मॉरिशस और सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस में ये दवा है, दवा की जो दवा सामग्री है और ये भोजन की जो सामग्री है ये पहुंचाई जा चुकी है। दोस्तों अगला कुछ इसमें देखो तो दोस्तों सूडान की बात करूं तो ये दोस्तों अफ्रीकी कंट्री है सूडान। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको मैंने बताया था कि जो विक्टोरिया झील से जो विक्टोरिया नदी जो वो झील है उससे दोस्तों जो एक वाइट नाइल और एक जो इथोपिया से ये जो ब्लू नाइल जो है ये दोनों जब मिस्र के खार्तूम में, ये जो सूडान है सूडान में ही खार्तूम एक जगह का नाम है, वहाँ पर खार्तूम में जो ये मिलती हैं तो एक नाइल की धारा में निकलती है और ये भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो यहीं से होकर गुजरती है, इसलिए आप लोगों को इसको याद रखना है दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर सूडान की बात करूं तो सूडान की जो राजधानी है वो खार्तूम है, जहाँ पर नील नदी जो सफ़ेद नील और ब्लू नाइल जो है वो आकर मिलती हैं। दोस्तों अगर मुद्रा की बात करूं तो सूडानी पाउंड है, इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो अब्दुल्ला हमदोक हैं। यहाँ के कॉन्टिनेंट की बात करूं तो अफ्रीका है और ये लोकेटेड है रेड सी, दक्षिण सागर में के पूर्व पश्चिम में ये स्थित है। दोस्तों इसकी बात करूं, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया है। दोस्तों अभी हाल ही में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। वर्ल्ड जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको पन्ना को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। दोस्तों यूनेस्को ने हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल किया। पन्ना के साथ मालदीव के फवाई मुलाहंद अडू एटॉल को भी विश्व के नेटवर्क में बायोस्फीयर सूचित किया गया। दोस्तों अगर ये दोस्तों मालदीव की बात करूं ये तो 18वां था, भारत की मैं अगर बात करूं पन्ना की, और मालदीव में बात करूं तो फवाई मुलाहंद जो है और ये जो अडू एटोल है ये दूसरे और तीसरे स्थान पर है। दोस्तों तो ये अभी तक 3 ही मालदीव में हुए ने, भारत में 18 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को की उसमें सूची में शामिल किए जा चुके हैं। दोस्तों 129 देशों में, टोटल 129 देश हैं जो यूनेस्को की सूची में इनके जो ऐतिहासिक स्थल है उनको शामिल किया गया है। जिसमें दोस्तों 7 से 14 टोटल 714 टोटल बायोस्फीयर भंडार बनाए जा चुके हैं। दोस्तों जिसमें जो भारत का पन्ना है अभी हाल ही में जोड़ा गया है। यूनेस्को ने अपने मैन और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत पन्ना बायोस्फीयर को क्षेत्र को अपने बायोस्फीयर रिजर्व में एक नए रूप में शामिल किया गया। पन्ना नेशनल पार्क को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने बायोस्फीयर की सूची में शामिल किया था 2011 में। कब किया था? 2011 में। ठीक है दोस्तों, आगे इसकी बात करूं भारत की तो भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसमें नंदा देवी है, नौकरेक है, मानस है, डिब्रू सखागोवा और दोस्तों दिबांग दमांग है। दोस्तों और ये सुंदरबन डेल्टा जो पाया जाता है, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, गल्फ और मन्नार,
जो आपको दक्षिणी भारत में पड़ जाता है, ये पाक जल संधि है जो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में। और इसकी बात करूँ नीलगिरी है जो दोस्तों, नीलगिरी क्षेत्र जो जिसकी दोदा बुट्टा जो मैंने बताई थी उसकी सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट निकोबार है, सिमलीपाल है और ये कंचनजंगा है दोस्तों। और उसके बाद बात करूँ तो पंचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश में है। अगस्तमलाई की पहाड़ी जो अन्नामुदी की सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है? अगस्तमलाई की पहाड़ी। तो दोस्तों अगस्तमलाई की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी की पहाड़ी। तो अगस्तमलाई को भी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया जा चुका है। अगर न्यूली एडिट की बात करूँ जो अभी अभी हाल ही में रिसेंटली एडिट किए गए हैं, उनमें अचानकमार जो अमरकंटक में पाया जाता है मध्य प्रदेश में, और कच्छ का जो रण है उसको, और कोल्ड डेजर्ट है, और जो सिसलाचलाम है उसको, और पन्ना जो अभी हाल ही में रिसेंटली एडिट किया गया है। तो दोस्तों ये जो 5 हैं भारत के अभी रिसेंटली एडिट किए गए हैं, तो इनको रिसेंटली याद कर लेना। इनके जो स्थान है, किस स्थान पर ये पाए जाते हैं, उनको भी याद कर लेना, क्योंकि ये ज़्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए इनको याद करके जरूर रखना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की बात करूं, 2022 तक जो बैटरी स्वचालित वाहनों के लिए तमिलनाडु कर रहित करेगा। मतलब दोस्तों ये है कि तमिलनाडु सरकार ने बैटरी चालित जो वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन है, व्हीकल्स हैं, उनके लिए 100% जो टैक्स लगता था उसको फ्री कर दिया, 100% टैक्स फ्री कर दिया गया दोस्तों। राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि सावधानीपूर्वक परीक्षण के बाद सभी बैटरी चालित परिवहन और गैर परिवहन वाहनों के लिए 100% कर देने की छूट का निर्णय लिया गया है दोस्तों। आगे इसमें बात करूँ तो तमिलनाडु इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए विशेष रूप से देश का पहला पार्क स्थापित भी करेगा दोस्तों। तमिलनाडु जो है वो इसमें क्या करेगा कि जो फर्स्ट इकोसिस्टम पार्क है वो तमिलनाडु अभी इसमें बात कर रहा है। ये किसके तहत? तो ईवी परियोजना के तहत ये सारी योजना चल रही है। इसमें दोस्तों 50,000 करोड़ का खर्चा माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इससे देश में जो राज्य में इकोसिस्टम से लेकर बहुत ज़्यादा कदम उठाए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान ने भारत के साथ विवादित क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को प्रांतीय दर्जा दिया है। दोस्तों इसमें बात करूं तो गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के कदम को भारत ने दृढ़ता से खारिज कर दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान भारत के विवादित क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र केंद्र शासित राज्य लद्दाख के उत्तरी पश्चिमी कोने पर स्थित ऊंचाई वाले क्षेत्र पर एक हिस्सा है। ये दोस्तों अगर इसकी बात करूं तो ये 4 नवंबर 1947 में पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया था, जब पाकिस्तानी सेना ने जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उस पर आक्रमण किया था आदिवासियों के तहत। जो आदिवासी मिलिशिया थे और ये पाकिस्तानी सेना थे, इन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद जो राजा हरी सिंह थे, इन्होंने इंडिया में अपनी जो टेरिटरी थी, जो रियासत थी, इसको इसमें शामिल करने के लिए संधि की थी, विलय पत्र पर संधि की थी। तो ये दोस्तों जब पाकिस्तान ने पहले ये जो एक स्वतंत्र जो रियासत थी राजा हरी सिंह की, उसमें शामिल थी कौन? ये जो गिलगिस्तान वाली रियासत है दोस्तों। उसके बाद जो हमला किया था उसमें 4 नवंबर 1947 को ये पाकिस्तान के नियंत्रण में हो गया था दोस्तों। बात करूँ ये जो आप लोगों को ये ग्रीन में पूरा दिख रहा है, जिसमें दोस्तों ये पूर्वी जो क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र जो है, पश्चिमी क्षेत्र का ये पूरा जो पीओके क्षेत्र वाला ये गिलगित एजेंसी मानी जाती है, जहां पर पाकिस्तान का कब्जा है अभी। आगे अगर बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में भारत में यूपीआई लेन देन एक महीने में 2 बिलियन की संख्या को पार कर चुका है। तो दोस्तों अगर इसमें बात करूं तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार भारत धन भुगतान इंटरफेस भीम UPI के भारत इंटरफेस पर किए गए लेन देन की कुल संख्या, जिसे केवल UPI के रूप में माना जाता है, जो भीम UPI है, उसमें 2% लेन देन को पार कर लिया है। अक्टूबर 2020 में ये 1 महीने की गिनती थी जिसमें उसने 2% को पार कर लिया गया है। UPI वर्तमान में NPCI संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ी है। जो भी ये आप लोग जो डिजिटल भुगतान करते हैं उसके तहत UPI आता है, जो NPCI के द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस NACH, तत्काल भुगतान सेवा IMPS, आधार सक्षम भुगतान पेड़ा AEPS, भारत बिल भुगतान प्रणाली BPPS और रुपए आदि शामिल किए गए हैं। दोस्तों अगर बात करूं UPI की, तो UPI जो है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो 11 अप्रैल 2016 को भी 4 साल पहले अस्तित्व में आया था। कब आया था? 11 अप्रैल 2016 को यह अस्तित्व में आया था। तो ये दोस्तों जो चलाई जाती है, इसका जो ऑनर माना जाता है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको स्वचालित करती है। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन की बात करूं तो पुर्तगाल के दुतेर्ते पचेको को अंतरराष्ट्रीय अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसको? पुर्तगाल के दुतेर्तो पचेको को। दोस्तों जो दुतेर्तो पचेको को अंतरराष्ट्रीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है, ये वह है 2020 से लेकर 2023 तक 3 साल के लिए अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा सदस्य श्री ओम बिरला ने किया था। जो अभी प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किया गया था, तो वो जो सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे ओम बिरला, जो लोकसभा के स्पीकर हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के पिछले अध्यक्ष मैक्सिकन सांसद गैब्रिएला क्यूबास बैरोन थे, जिनकी अभी ये दुतेर्तो पचेको जो है उनकी जगह लेंगे। 1 नवंबर 2020 को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 206वां सत्र शुरू हुआ। सत्र में 144 संसद के रूप में मतकारियों ने भाग लिया। ये दोस्तों ये आप लोग जो डाटा रहता है इसको याद कर लेना, क्योंकि 144 सांसदों ने इसमें भाग लिया था। और ये जो 206वां सत्र था, इसको जरूर याद कर लेना। कौन सा था? 206वां सत्र था। इसको इस सत्र को याद कर लेना, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेलोशिप और अनुसंधान अनुदान के लिए सर पावर योजना की शुरुआत की। डिपार्टमेंट ऑफ सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसकी सर्व पावर योजना लॉन्च की है? दोस्तों मैं इसमें अगर बात करूं, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय सर पावर खोजपूर्ण अनुसंधान ने महिलाओं के लिए प्रचार के अवसर को योजना शुरू की है, जिसमें दोस्तों फेलोशिप और अनुसंधान के 2 घटक हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च और दोस्तों डीएसटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें दोस्तों एक राष्ट्रीय प्रदेश में मान्यता की एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगा, महिला वैज्ञानिकों को सशक्त करेगा, महिलाओं के अनुकूल संस्कृति खेती करेगा और निर्णय लेने वाले निकायों में नेतृत्व की स्थिति में अधिक महिलाओं को सुनिश्चित करेगा। तो ये दोस्तों महिलाओं के लिए किया गया है। क्या है? सर्व पावर, जो महिलाओं की पावर को सुनिश्चित करेगा और जहां पर जो भी डिसीजन लेने वाले निकाय ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं उनमें महिलाओं को भी भागीदारी हो, इसके लिए वो ये सुनिश्चित करेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन केरल में शुरू की गई है। कौन सी? सोलर पावर मिनिएचर जो ट्रेन है वो लॉन्च की गई है। कहां पर? केरला में। ये पहली है जो सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये क्या किया गया है कि ये सौर ऊर्जा संचालित जो लघु ट्रेन है, जिसमें देश के पहले प्रकार के रूप में बिल किया गया था। उद्घाटन तिरुवनंतपुरम के बेल्ली टूरिज्म विलेज में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा किया गया है। तो कहां से किया गया है? तिरुवनंत के बेली टूरिज्म विलेज से। ठीक है, बेली टूरिस्ट विलेज जो है वो तिरुवनंतपुरम में है, जो केरल की राजधानी है, वहां से किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है दोस्तों। ये श्री विजयन ने एक अर्बन पार्क और राज्य की राजधानी के बाहरी इलाकों में स्थित इको फ्रेंडली पर्यटक गांव में एक स्विमिंग पूल भी समर्पित किया है, जहां बेल्ली झील अरब सागर से मिलती है दोस्तों साउथ इंडिया में अभी आप लोगों ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बारे में बात की थी, जिसमें दोस्तों इसमें इकोसिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा कदम उठाए जा रहे हैं। उसके बाद ये केरला है, जिसमें इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा, अगर एजुकेशन की बात करूँ, साक्षरता की बात करूँ, तो इसमें केरला सबसे टॉप पर आता है। लघु रेल, एक सुरंग स्टेशन, एक टिकट कार्यालय सहित पूरी तरह से सुसज्जित रेल प्रणाली को सभी विशेषताएं हैं। ट्रेन में 3 बोगियां हैं जो एक बार में लगभग 45 लोगों को समायोजित कर सकेंगी, जिसमें 45 लोग एक बार में यात्रा कर सकेंगे दोस्तों। ये बात थी केरला की। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो आईआईटी मद्रास ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम लॉन्च किया है। कौन सा किया है आईआईटी ने? तो IITM कोविड गेम लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आईआईटी जो मद्रास है इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि आईआईटी मद्रास के बारे में बात की गई है। कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए IITM कोविड गेम लॉन्च किया गया है। खेल मुख्य रूप से बच्चों पर केंद्रित है। गेम एक ब्राउजर आधारित सॉफ्टवेयर है और इसमें किसी भी डिवाइस का खेला जा सकता है। ठीक है, कोई भी डिवाइस पर खेला जा सकता है। यह 12 भिन्न भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, उड़िया है, मराठी है, मलयालम है, हिंदी है, गुजराती है, बंगाली, असमिया और पंजाबी में खेला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भाषित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, वियोलन वादक पद्म विभूषण
से सम्मानित टी.एन. कृष्णन का 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। दोस्तों, जो सम्मानित जो व्यक्तित्व होते हैं, जो फेमस व्यक्तित्व हैं, उनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये भी क्वेश्चन याद करना है कि वो किसके वादक थे। तो वियोलन, जो वायलिन बजाते थे, पद्म विभूषण इनको सम्मानित थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कौन है? टी.एन. श्री कृष्णन। ठीक है दोस्तों, ये पूरा आप लोगों के लिए आज का करंट अफेयर था। यदि आप दोस्तों आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।